सीएम योगी की जुबानी संभल की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। जिस संभल और बहराइच मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहता था, उसके खिलाफ दो टूक जवाब दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। विपक्ष को समझा दिया है कि राम नाम बोलना, भजन बजाना अपराध नहीं है। इतना ही नहीं, सपा को उसके शासनकाल की याद भी दिलाई। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल और बहराइच मुद्दे पर अपनी बात रखी। योगी ने कहा कि सभी विपक्षी नेताओं ने अपनी रुचि के अनुसार बातें कही है, लेकिन एनसीआरबी की जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि साल 2017 से लेकर अब तक यूपी में सांप्रदायिक दंगे 97 से लेकर 99% तक उसमें कमी आई है, जिसको आप वास्तव में दंगा कहते हैं। वो उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से नहीं हुए। 2017 से पहले 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। 2007 से 2011 के बीच 616 हिंसा की घटनाएं हुई और 120 लोगों की मौतें हुई थी। इस तरीके से तमाम जो पर्दे के पीछे की कहानी है, जो दंगे की असली तस्वीर है, उससे पर्दा उठाया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अपने बयान पर भी अडिग नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सियासी संदेश नहीं था, बटेंगे तो कटेंगे, ये जनता के हित के लिए था। मैं जानता हूं कि राजनीति में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने साफ तौर पर समझाया कि ना बटिए ना कटिए, एक रहिए। और इस तरीके से भरे सदन में आज विपक्षी पार्टियों को ललकारते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का। और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया, वहां पे ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा,
और इस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता है, नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। तुम्हारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। नवीन शर्मा है, नेता है बीजेपी के। समर सिंह है, नेता है कांग्रेस के। दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं दारा सिंह जी आपके पास ही आना चाहूंगी। पूछ रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ कि कौन है वो पत्थरबाज, सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश करेगा उसके साथ यही एक्शन लिया जाएगा। और आप लोग हमेशा ही कहते रहे, आरोप लगाया गया सत्ताधारी पार्टी पर कि सरकार बिना प्रूफ के, बिना साक्ष्य के ही अरेस्ट कर रही है। दारा सिंह जी। श्रुति जी, आज मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना और आपने बहुत लोगों को भी सुनाया। कल जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए थे उनको पत्थर पकड़ाया गया। किसने जब सत्ता में आ गए तो पत्थरबाज बता दिया गया। देखिए, ये हमारे देश के कई ऐसी घटनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज गिनाई। वो माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके ऊपर खुद आरोप है कि दंगा भड़काने में उनका भी हाथ था, जो अपने निजी स्वार्थ को लेकर अपने मंदिर को बचाने के लिए कई बार उन्होंने दंगा करवाया। लोगों के, पिछड़े दलित के लोगों के बच्चों को किताब की जगह पर पत्थर तलवार पकड़ाई गई। मुझे याद है कि एक मैं पोस्टर देखता हूँ कभी कभी, जब कोई कुछ होता है तो एक पोस्टर आता है, पोस्टर बॉय जो एक हाथ में तलवार एक हाथ में डंडा लेकर, उसका फोटो आता है। और उसके बाद जब उसकी जानकारी होती है तो वो एक मोची समाज के हैं, जूता पालिश करते हुए कई बयान भी दिए हैं कि हम गए थे उस दंगे में, और जिस दंगे के लिए आगे में था, मुझे पोस्टर बॉय बनाया गया था। मुझे आज तक ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों ने कुछ नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी पहले पिछड़े दलित के लड़कों को धर्म के नाम पर चाटनी चटवाती है, उसको एकदम नशे में डाल देती है कि तुम हिंदू हो, तुम ये हो, तुम फलाने हो, तुम सनातन को बचाने वाले लोग हो। और उसके बाद जब उनके हक और अधिकार की बात आती है तो उन्हीं के बच्चों को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। उनके अधिकार की, जो अधिकार की मांग होती है, उनको नाजायज साबित कर दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र खुद आज मुख्यमंत्री के मुंह से आ गया। जिस विधानसभा के अंदर आज इनको बताना था कि मैं जो दोबारा चुनकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बना हूं और जो मैंने घोषणा पत्र में कहा था, मैंने वो पूरा कर दिया या प्रयास कर रहा हूं। नहीं, लेकिन ठीक है दारा सिंह जी, विपक्षी पार्टियां तो लगातार इसी पर चर्चा की मांग कर रही थी, फिर ये कहां से बात आ गई कि यहाँ बताना चाहिए था? विरोध तो इसलिए किया जा रहा था, प्रदर्शन तो इसलिए हो रहा था, ये जो कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आपको ही पता है कि आपके नेता विपक्ष ने क्या कहा था, माता प्रसाद पांडे ने। श्रुति जी, पहले देखिए कि विपक्ष, अभी जो आप क्या शर्मा जी से, आदरणीय भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, उनसे जो सवाल करोगे क्या वो सीधे सीधे आपको जवाब दे देंगे? दारा सिंह जी,
मैं उनसे क्या सवाल करूंगी, आप क्या जवाब देंगे आप पर निर्भर करता है, लेकिन मेरा सवाल तो चेंज नहीं होगा। मैं देखिए, मैं गोल घुमा के बात सच्चाई देखिए, सच्चाई बताइए, मैं बस आपसे यही उम्मीद कर सकती हूँ और इसी कारण मैं सवाल पूछती हूँ। जवाब आप कैसे देते हैं आप पर निर्भर करता है, ठीक है? तो मेरा बोलिए। देखिए, मेरा जवाब सीधा है हाँ। कि जो भाजपा कल विपक्ष में रहकर दंगा कराती थी, वही विपक्ष जो विपक्ष में होने के बाद महंगाई क्या रोना रोती थी, गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर नागिन डांस करती थी, आज वो वही सत्ता में आने के बाद उसको महंगाई नजर नहीं आती, आज उसको अस्पतालों में कमियां नजर नहीं आती। 2007 से 2011 के बीच 616 हिंसा होती है, दंगे होते हैं, कितनी लोगों की जान जाती है? 120 लोगों से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। नहीं तो श्रुति जी, ये दारा सिंह जी, अब तो ये तो नहीं है ना, ये आंकड़े जो आपके सामने है आपको भी पता है। अरे आंकड़े तो हम बता तो रहे, आंकड़े ये तो देखिए कि उसमें अपराधी कौन होता था, भड़काता कौन था, ये भी तो आप बताइए। अभी का अपराधी में भी आप जात पात खोजेंगे दारा सिंह जी, ऐसे नहीं चलेगा। और अपराधियों की जात पात नहीं देखी जाती, अपराध देखा जाता है। चलिए नवीन शर्मा जी। श्रुति जी, आप तारीख बता दिए, दंगे बता दिए कितनी संख्या हुई, मगर ये नहीं बताया कि उसके मुख्य जो आरोपी होते थे वो कौन थे। फिर वही बात दारा सिंह जी, फिर आप मजबूर कर देंगे मुझे, फिर आप कहिएगा कि है ना आप तो भारतीय जनता पार्टी खुश हो जाएगी, मगर हमेशा जो है दंगा का रुक जाइए दारा सिंह जी, रुकिए। उन्हीं मैं ना यहाँ पर किसी को खुश करने के लिए बैठी हूँ ना, आपसे सवाल इसलिए नहीं पूछा गया है कि आपको खुश किया जा सके या फिर भाजपा वालों को दुखी किया जाए या फिर उसे खुश किया जा सके आपको दुखी किया जाए। रुक जाइए, जो सवाल है जनता का आपसे वही पूछा गया, आप जवाब नहीं देंगे तो आप फालतू का आरोप नहीं लगाइए। नवीन शर्मा जी, ये जो आंकड़े पेश किए गए, क्या समझा जाए इसको लेकर कि ठीक है पहले ज्यादा होता था अब कम हो रहा है, ये समझे जनता? देखिए, सबसे पहले तो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि नहीं होना चाहिए नवीन शर्मा जी। हाँ, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सरकारी आंकड़े हैं उन सरकारी आंकड़ों पे आप खाली जरा सा इतना ध्यान लगाइए कि जिन सरकारों के रहते हुए ये दंगे हुए, जिन बेकसूर लोगों की जाने गई, वो ना ही भाजपा के कार्यकर्ता थे, ना ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, ना ही बसपा के कार्यकर्ता थे, वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। उस वक्त सरकारें किसकी थी? बसपा और सपा सरकार। 2011 में बसपा सरकार थी और 2012 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और ये दंगे जो होते थे, उस दंगों पे पुलिस को कोई भी ताकत नहीं दी जाती थी, ताकि जनमानस कौन लड़ रहा है, कौन मर रहा है, उसके बाद सरकारी आंकड़ों में दिखा दिया था। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर इतना अपराधी इकट्ठा हो गया था, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने धीरे धीरे करके सही रास्ते पे लाने का काम किया। जो नहीं आया उसको ईश्वर के यहाँ भेजने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ईमानदारी से किया। दूसरी चीज, जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगा भड़कवाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आग लगाई। अरे सर, अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप 2012 से 2017 के बीच में आपकी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो फिर ये कानून राज क्यों नहीं कायम हुआ? आप बताइए। अगर आपका कानून इस चीज पे कायम रहता तो 2017 से आज तक सरकार को इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, माननीय मुख्यमंत्री जी को इतने कानून के लिए पारदर्शिता न लानी कह रहे हैं कि गंदगी इतनी थी जिसे साफ करते करते भाजपा सरकार थक गई है। अब आप ये समझ लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी। शर्मा जी, पहले सुनिए, 1090 माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था बहन बेटियों के लिए। 100 डायल किसने शुरू किया? माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। किसके लिए शुरू किया था? क्या सिर्फ अपने लिए शुरू किया था? वहाँ ये तो पता नहीं होता था, जो कॉल करता था सेंटर पे फोन जाता था तो ये तो नहीं पता होता था कौन किसने फोन किया, पुलिस तुरंत रखती थी। आज उसको धक्का लगाना पड़ रहा तुम्हारी सरकार में। और दूसरी चीज, आपके आंकड़े इसलिए कम आ रहे हैं कि आपके यहाँ से थाने से कितने लोगों को खेदा जाता है, ये भी तो बताइए शर्मा जी। सर, कानून हाथ में लेने का किसी को ताकत नहीं है। सुनिए तो, कानून हाथ में लेने का ताकत नहीं है। ये योगी सरकार, भाजपा सरकार चिल्लाने लगे। आपके यहाँ समाजवादी पार्टी में क्या होता था? थाने में जाके बैठ के अपने आदमी चले जाते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये अत्यधिक थाने हो जाते थे, वो थाने कम, धंधे ज्यादा चालू हो जाते थे।
उत्तर प्रदेश आपने की थाना पुलिस रखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ईमानदारी से काम करेगी, थाने में भीड़ लगाने का काम नहीं करेगी। आपकी जन सुनवाई होती है, आप लोगों ने थानों को बिल्कुल धंधा बना रखा था। विधायक की आज उत्तर प्रदेश की पुलिस आजाद है, ताकतवर है, उसके पास प्रशासन की ताकत तो है। आप बता वो किसी विधायक MP MLA के घर के अंदर काम करने वाले लोग नहीं है, स्वतंत्र देश के पुलिस वाले हैं। नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और रही बात, श्रुति जी ने एक बात कही, उनको गाइड कौन करेगा? उनको गाइड कौन करेगा? किसके हाथों में आए? उनको गाइड कौन करेगा? पत्थर किसके हाथों में आए? आपकी सरकार में अखिलेश यादव जी ने कभी ये कहा तो जनता का क्या हाल हुआ पत्थर मत होगा? उठाइए, महिला सुरक्षा पत्थर मार रहे हो वो भी अपने हैं, जो पत्थर चला रहे हैं वो भी अपने हैं, क्योंकि सभी उत्तर प्रदेश के हैं। बयान बहुत पुराने हो गए हैं। आप सुनिए, ये बच्चे जान गए सुनिए ना, भाजपा कुछ नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लगाने से बेहतर है आपकी ना बिजली आप फ्री कर पाए, न दवाई फ्री कर पाए, न शिक्षा फ्री कर पाए। हर चीज फ्री करने से सरकारें नहीं चलती, फ्री करने से सरकारें नहीं चलती। शर्मा जी, फ्री सर गरीबों के लिए होती है, आपकी सरकार में फ्री अमीरों के लिए नहीं होती सर, नहीं है, व्यापारियों के लिए फ्री नहीं होती। गरीब जन के लिए जो काम करना चाहिए प्रधानमंत्री जी के काम योजनाएं चल रही हैं। गरीबों को घर मिल रहे हैं, गरीबों को पेंशन मिल रही है, गरीबों को राशन मिल रहा है, गरीबों को सब कुछ मिल रहा है। जैसे सर यहाँ पे धांधली नहीं होती, कोई घोटाला नहीं होता। ठीक है, देखिए श्रुति जी, हाँ। जब समाजवादी पार्टी के हाँ ठीक है दारा सिंह जी, नवीन शर्मा जी, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं। चलिए ठीक है, एक बयान सुनाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है, तो अखिलेश यादव ने भी बयान जारी किया है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, साथ ही साथ संभल में जिस तरीके से मंदिर मिला है, उसके बाद वहां के जिलाधिकारी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा, और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा, कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोजना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में हमेशा रहते हैं। कोई सच नहीं दबा सकता, जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें। और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हों। वो भविष्य जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कोई नहीं पहुंचने देगा। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तो केवल मूर्तियां बाहर आई और उसके बाद देखते हैं कि कैसी मूर्तियां अंदर गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये थोड़ा विस्तार से जांच करने के बाद पता चलेगा। सर, मंदिर के आसपास अतिक्रमण काफी हो रहा है, रास्ता है निकलने के लिए, कुछ लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटा लिया है, कुछ से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें, और बाकी यदि अतिक्रमण हटाना होगा तब ड्यू प्रोसेस फॉलो करके फिर नगरपालिका परिषद और रेगुलेटेड एरिया के माध्यम से हटाएं। सर, मंदिर के सौंदर्यीकरण की बात की जाती है, कुछ सुंदरीकरण कराएंगे। मंदिर का सौंदर्यीकरण वहाँ के समाज के लोग कह रहे हैं कि हम करवाएंगे, लेकिन मंदिर की प्राचीनता है, तो एक बार प्राचीनता सुनिश्चित हो जाए उसके उपरांत फिर जो मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण भी हम उनको कहेंगे आप कर लीजिए। ठीक है, तो आपने सुना दारा सिंह जी, नवीन शर्मा जी और समर सिंह जी क्या कुछ कह रहे थे अखिलेश यादव। नवीन शर्मा जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं जिन्हें भविष्य का कुछ नहीं पता वो इतिहास की बात दोहराते हैं। मैं आदरणीय श्री अखिलेश जी ने जो बात कही उस पे जरा उन्हीं की बात का ही जवाब उन्हीं के अंदर है। अगर आप ये बताइए आज हमारा अच्छा नहीं होगा तो हमारा भविष्य क्या अच्छा होगा। आप इन्होंने कहा कि इतिहास, सर इतिहास पढ़कर ही आज का निर्माण किया जा रहा है। जो चीजें हमारे इतिहास में पौराणिक हैं, जिनको हमने कहीं ना कहीं समांतर रूप से किसी भी धर्म की हो, किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म की कोई पौराणिक चीज हो जिसको कहीं ना कहीं लोगों ने दबा दिया हो, अगर उसको किसी भी प्रकार से पुनर्रक्षण किया जाए तो उनको सराहनीय बात कहनी चाहिए। हाँ भाई ठीक है, सरकार काम कर रही है, उनको बिगाड़ने से अच्छा है उनको बनाने का काम किया जाए। समर सिंह जी, संभल में हिंसा हुई, बहराइच में हिंसा हुई, दोनों में एक बात गौर करने वाली थी कि कहा जा रहा था कि जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। बहराइच में कहा गया कि ऐसे भजन बजाए गए जो कि लोगों को उत्तेजित कर दिया। ठीक है, इसी पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भजन बजाना या फिर
श्री राम के नाम का उद्घोष करना कोई अपराध नहीं है, कोई अश्लील बातें नहीं है जिस पर लोग उत्तेजित हो जाए। ये कोई सांप्रदायिक वाला बात नहीं है या सांप्रदायिक बयान नहीं है जिससे कोई सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए। क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल सही बात है। जिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की आप बात कर रहे हैं, जो आज शेर के दहाड़ रहे हैं, उनको हमने कुछ वर्षों पहले रोते हुए देखा इसी सदन में। खैर समय समय की बात होती है। दूसरी बात यह है, चलिए जो रो रहा था कम से कम आज इतना तो जिगर है ना, नहीं कि दंगाइयों पर नकेल कसा जा रहा है। समर सिंह जी, ये तो तारीफ करने वाली बात है। हाँ। मैं बोल लेता हूँ मैडम। हाँ बोलिए। तो जहाँ तक की बात है कि जय श्री राम बोलने में कोई बुराई नहीं है, अल्लाह अकबर बोलने में कोई बुराई नहीं है, क्रिसमस बनाने में कोई बुराई नहीं है, रथ यात्रा निकालने में, शौर्य यात्रा निकालने में कोई बुराई नहीं है, मुहर्रम के ताजिए निकालने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो है बुराई कहाँ पर आती है, जब आप अपने धर्म से हटकर दूसरे के धर्म पर फोकस करते हो, किसी के मंदिर पे चढ़कर उसका झंडा फाड़ते हो या किसी की मस्जिद पे चढ़ के उसका झंडा फाड़ते हो। तो इस प्रकार की चीजों को सरकार को देखना चाहिए कि इस प्रकार का काम ना हो। दंगे का कौन समर्थन करता है बताइए ना। दंगे में अगर कोई मरता है तो वो गरीब मरता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं मरता है, वो गरीब मरता है। दंगे में अगर कोई मरता है तो किसी का पति मरता है, किसी का बाप मरता है, किसी का बेटा मरता है। तो ये आप देखिए, आपको इसको अगर एक सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो इसको आपको प्रकार से लेना चाहिए कि जो जिसकी मृत्यु हुई है इंसान की मौत होती है वहां पर। लेकिन उससे फायदा किसको होता है वो पूरी दुनिया जानती है। कौन सी पार्टी जो है मौत के ऊपर सियासत करती है और मौत के ऊपर सियासत करने के बाद में उसका मजा उठाती है, वो इनकी पार्टी करती है। आप देखिए इनका मैनिफेस्टो उठाइए ना श्रुति जी, एक दिन डिबेट आप जो है इनके मैनिफेस्टो भी कर लीजिए। आज से 10 साल पहले जब ये आए थे सत्ता के अंदर, तब इन्होंने क्या वादे करे थे, पूरे हुए कि नहीं हुए। बात किस चीज पर हो रही है? हत्या पर बात हो रही है, खून बहाने पर बात हो रही है, उकसाने पर। आप आदमी को क्या मिल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर वो देखना चाहिए। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या पुरुष जो है उसकी नौकरियां है, युवाओं को नौकरी, युवाओं को नौकरियां हैं, बुजुर्गों को सुरक्षित है। बात कौन करना चाहता है, कौन आंदोलन कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, कौन संभल जाना चाहता है? हम तो कहते हैं कि संविधान की रक्षा करना चाहिए। आज हमारे पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी को संभल तक जाने नहीं दिया जाता है। तो ये किस प्रकार का संविधान का उनकी जो राइट्स है उसका हनन कर रहे हैं आप देखिए। और जहां पर भी हम दंगे को भारतीय जनता पार्टी से परे होकर अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी का जो मानना है कि वो है दंगों के अंदर जो भी मरता है वो इंसानियत की मौत होती है, इंसानियत का कत्ल होता है, इसलिए फायदा उठाती है भारतीय जनता पार्टी। अभी हमारे समाजवादी मित्र कह रहे थे कि जो गुजरात का पोस्टर बॉय था वो आज भी चप्पल सी रहा है, तब भी चप्पल सी, लेकिन उससे फायदा किसको हुआ? नरेंद्र मोदी को हुआ। मुख्यमंत्री से क्या बन गए? वो प्रधानमंत्री बन गए। तो दंगों से राजनीति करना बहुत आसान है, दंगों पे डिबेट कर लेना आसान है, लेकिन क्या भारत की जनता के हितों की रक्षा हो रही कि नहीं हो रही है उसकी चर्चा करना थोड़ा मुश्किल लगता है। युवाओं को नौकरी मिल रही है कि नहीं? अरे आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी ने कितने बार युवाओं की नौकरी संबंधित बात करी सदन में? यही करने के लिए क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें चुना है कि वहां पर जाके भी जहर उगले, रोड के ऊपर चलेंगे तो भी जहर उगलेंगे, आप सदन में रहेंगे तो भी जहर उगलेंगे, नेता बन जाएंगे और कहीं वोट मांगने आएंगे तो भी जहर उगलेंगे। मतलब भारत के अंदर हिंदू मुसलमान बड़ा मुद्दा है, नौकरी, भूखमरी, गरीबी। आप भारत की ये उत्तर प्रदेश की ये हालत हो गई है मैडम कि गरीब आदमी का पेट जो है पीठ से चिपक चुका है। इस प्रकार से लोग परेशान है वहाँ पर। महिलाओं की हालत देखिए, गंदगी के अंदर आप देखिए सबसे नंबर 1 चल रहा है उत्तर प्रदेश। खत्म हो जाएगी। हाँ, नवीन शर्मा जी जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं समर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता को जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे कि रोजगार की बात है और सामाजिक बात है, तो अभी जो लोकसभा का सत्र शुरू हुआ वहां पर विपक्ष ने वॉकआउट किया। वहां पर अपनी बात उन्होंने 140 करोड़ लोगों की क्यों नहीं की? वहां तो हिंदू, मुस्लिम, ओवैसी ये सारी अपनी बातें किस नजरिए को कर रहे थे आपने सुना होगा। हम तो ये पूछ रहे थे कि अडानी से आपके संबंध क्या है सर? आप क्या वो वेद संबंध है? बैठे हैं तो आप क्यों नहीं लेके बैठेंगे? आप क्यों बचा रहे हैं? अडानी जी की बात कर रहे हैं, आप बता दीजिए ना, क्या फायदा होगा? आप क्यों नहीं पकड़ रहे हो? आप इतना बड़ा स्कैमर है अडानी, उसके खिलाफ अगर अडानी के खिलाफ अगर अमेरिका की सरकार ने नोटिस निकाला है तो उससे पूछताछ क्यों नहीं होती है? 7 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की गरीब जनता का शेयर मार्केट में डूब जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन करता है? पक्के मकान नहीं दिख रहे, उनकी योजनाएं नहीं दिख रही, किसान को कौन से पक्के मकान साल जा रहा ये नहीं दिख रहा।
6,000 रुपए साल। नवीन जी, आपका खर्चा कितना है महीने का? सर नॉर्मल 6,000 रुपए साल में आपका काम चल जाएगा? सर कांग्रेस सरकार के अंदर घोटाले हुए। अरे कांग्रेस सरकार ने कुछ भी करा, सरकार अभी किस किया? आपसे कुछ नहीं होता तो कांग्रेस सरकार में चला गया। 10 साल 15 साल पुरानी सरकार 2014 से 2024 तक श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। एक घोटाला जरा सामने लेके आइए, RTI एक घोटाला निकालिए, लाइए निकालिए, एक घोटाला निकालिए। एक घोटाला वो 251 के फोन से लेकर तो आप अडानी को जो पोर्ट देना वो हर चीज घोटाला है। दूसरी चीज हर चीज घोटाला है। आप जनता की मुद्दों की नरेंद्र मोदी जी इज इक्वल टू घोटाला। सत्र चालू हुआ, आपके विपक्ष के पीडीए गठबंधन के श्री माता प्रसाद जी विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हम तो सम्मान करते हैं। उन्होंने किस मुद्दे की परिचालन किया? उन्होंने क्या मुद्दे बात की आपने सुने? उन्होंने सीधा दंगे पे बात की। उन्होंने क्या रोजगार की बात तो की? अगर कोई जननेता है, अगर वो दंगों से करने के लिए सर दंगों के ऊपर चलिए, बात ठीक है। करना चाहते दारा हो, सिंह दंगों जी। के ऊपर बात करना, दंगों में जो होने वाली हिंसा में होने वाला जो आम जन का कानून नुकसान व्यवस्था है, पे भरोसा रखिए। जनहानि है, समर सिंह जी, मैं उत्तर संपत्ति का प्रदेश की जनता नुकसान को भी है। ठीक है, आश्वस्त नवीन करता शर्मा हूं। जी, समर सिंह जी सरकार वापस है। लौटेंगी। सरकार दारा पुलिस सिंह ने जी उत्तर प्रदेश की माता पुलिस ने प्रसाद चूड़ी पहन चाहते रखी थे, है। ठीक है। नवीन क्या शर्मा उत्तर जी, प्रदेश की पुलिस ने चूड़ी पहन समर रखी सिंह है? जी। क्या सर, उनको इतनी गोली कैपेबल खाने नहीं की नहीं आई है है। कि जाकर दंगाई गोली मारेंगे, जाकर वो पत्थर दंगे मारेंगे, रुकवा सके? पुलिस वाले भी किसी के बेटे हैं, दंगे पति हैं, रुकवा बाप है, सके। भाई ठीक है, है, बच्चे नवीन हैं। शर्मा आपकी जी, पुलिस गोली खाने नवीन की शर्मा आई जी, है। चर्चा को आगे भी ले जाना है, तो भी रुक आपकी जाइए। गलती है। समर तो सिंह भी जी, आपकी गलती है कि अगर पुलिस जो है वो आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आम में, जनता क्या को तकलीफ योगी होती है, जी, कर्फ्यू क्या लगने से आम योगी जनता जी की तकलीफ उनकी होती है। पुलिस जो संबंध चूड़ी जो पहनकर समस्याएं बैठी हुई बढ़ती हैं, है, आम जनता को तकलीफ जो होती है। चूड़ी पहनकर व्यापार बैठी हुई कम होता पुलिस है, है, स्कूल क्या बंद होते हैं, उससे बच्चों का उतनी नुकसान होता कैपेबल है। नहीं है? आप क्या दंगे इतने का केपेबल समर्थन नहीं करते है हैं? कि दंगा रोक सके? अरे भाई, क्या दंगा इतने रोकने के केपेबल लिए नहीं है कि कानून दंगा रोक व्यवस्था सके? होती क्या है। कानून उत्तर व्यवस्था प्रदेश की दंगे रोके। सरकार कानून को क्या वहाँ के उत्तर डीएम प्रदेश की प्रशासन ने बहुत सरकार मेहनत की है। क्या उत्तर शांति प्रदेश तरीके से की उन्होंने कार्य किया सरकार है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस लायक नहीं है? क्या पुलिस इस लायक नहीं है कि दंगे रोक सके? क्या कोई भी व्यक्ति वो जो मंदिर पे, सुनिए मेरी बात नवीन भाई, मंदिर पे चढ़ जाता है विपक्ष को इस पे उसका राजनीति पताका नहीं करनी उतारने के चाहिए। लिए, या मस्जिद पर चढ़ जाता है उसका झंडा उतारने के लिए, तो पुलिस मुंह होकर देखती क्यों रहती है? क्या पुलिस ने हाथों में चूड़ी पहन रखी है? ठीक है, नवीन शर्मा जी, नवीन शर्मा जी, सुन लीजिए। क्या ठीक है, क्या समर सिंह अगर जी। पुलिस को नहीं दिखता है? देखो व्यवस्था में तो लगे रहते हैं हर जुलूस की, तो क्या जब वो लड़का मंदिर पे मस्जिद पे चढ़कर झंडा उतार रहा था तो पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश करी क्या? रुक जाइए। क्योंकि समर सिंह योगी जी, आदित्यनाथ झंडा जी ने उतारना, झंडा लगाना इतना बड़ा अपराध नहीं है। आपके घर ये पे ना चढ़ के किसी मैडम को जो गोली झंडे लगा उतार दी, दूं, किसी पर आपको बुरा गोली लगेगा चला दी क्या? जाए। रुक जाइए, रुक जाइए। मेरे घर में कुछ चलेगा, मैं पुलिस प्रशासन को बुलाऊंगी। मैं अपने हाथ में कानून लेकर किसी पे गोलीबारी नहीं करने लगूंगी। रुक जाइए समर सिंह जी, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। कैसा बयान दे रहे हैं आप? पूछ लेता हूँ मैं, रुकिए, समर सिंह जी रुकिए। जी आपका घर है मान लीजिए, हाँ, मेरा घर है, मेरे घर में अगर चोर भी आएगा तो भी मैं पुलिस को ही बुलाऊंगी। ये कैसी बात कर रही है कि मैं गोली लगा किसी को गोली मार दूंगी? कानून व्यवस्था होनी चाहिए अच्छा। कि गोली मार दी जाएगी। रुक जाइए, अगर कोई नवीन शर्मा जी, नवीन शर्मा जी रुकिए, नवीन शर्मा जी। आप चोर के आने के बाद में पुलिस का आने का इंतजार नवीन करेंगे, शर्मा जी, फिर अगर आप कुछ दोनों नहीं मेरी बात नहीं करेंगे। सुनेंगे, मजबूरन मुझे आप लोग का ऑडियो नहीं, श्रुति जी, नवीन बात शर्मा जी सुनेंगे आप। सुनिए, विपक्षी पार्टियों को सजेशन देने से पहले मुझे लगता है सरकार को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। ऐसे दंगे ना हो, इसके लिए उसे सशक्त कदम उठाना चाहिए था। इस तरीके से ना आप जिसकी जीवन खत्म हो गया है, जो चला गया है हमेशा के लिए, वो लौट नहीं सकता। अपनी जवाबदेही से आप पलड़ा नहीं जा सकते कि इतिहास में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है। दंगे ना के बराबर होने चाहिए, किसी का जीवन चला जाता है। दारा सिंह जी, चलिए ठीक है। अब सवाल बस आप लोगों से पूछा गया कि पत्थरबाज कौन थे। जय श्री राम का जो नारा था वो श्रद्धा के साथ लगाया जाता है। ये कोई सांप्रदायिक नारा नहीं है। इससे कैसे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है? देखिए श्रुति जी, सबसे पहले तो ये जो कथावाचक होते हैं इनको पहले रोकना चाहिए कि इनके जो बयान हो वो पिछड़े दलित के बच्चों का भविष्य के लेकर होना चाहिए। अब ये मंदिर मस्जिद की बात करते, मैं एक छोटा सा शर्मा जी से बात करना चाहता हूँ कि तुम मंदिर और मंदिर के अंदर मस्जिद, मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हो। कभी तुमने विद्यालय ढूंढा कि कहीं खड़ाहल हो गया हो, या अस्पताल ढूंढा? नहीं ढूंढोगे, क्योंकि वहां से तुम्हारा नुकसान है और इस देश का हित है। वो काम आपने नहीं किया इस सरकार में, मानना पड़ेगा आपको उसके लिए कि आप मंदिर के पीछे पड़े हुए हो, जैसे तुम्हारे मुख्यमंत्री जी वो बने। ठीक बाबा, क्या पहले हमारे देश में मंदिर नहीं थे? क्या हमारे देश में पहले मस्जिदें नहीं थी? मिसालें दी जाती थी देश के अंदर, मगर नहीं,
आपको लड़ाने वाले भड़काऊ वाले बयान आप ही के लोगों की तरफ से आते हैं। आप बता दीजिए कि किसी विद्यालय को लेकर आपने कभी चर्चा किया हो, आपका मुख्यमंत्री? आप बता दीजिए किसी अस्पताल को लेकर चर्चा हुई हो? नहीं करोगे। और दूसरा चीज मैं बता दूं, माफी वीर सुन लीजिए गौर से, पेंशन लेने वालों सुन लीजिए, इस देश को अभी आप कह रहे थे ना कि पुलिस गोली खाने के लिए नहीं बनी, तो जिसको गोली से डर लगता हो वो वर्दी उतार के घर में बैठ जाए, भाजपा का झंडा पहन के बैठ जाए। इसी देश के अंदर अंग्रेजों से गोली खाता है भारतीय नागरिक, और बॉर्डर पे हमारा जो जवान बैठा होता है ना, वो भी गोली खाता है। गोली खाने के लिए वो जाता है वहाँ पर, पेंशन लेने के लिए नहीं जाता है। तुम्हारे दर्शन सिंह जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बॉर्डर पे दारा सिंह जी गोली खाने के लिए कोई जवान सीमा पर तैनात है। रुकिए नवीन शर्मा जी, दारा सिंह जी गोली खाने के लिए तैनात नहीं है, देश की सुरक्षा करने के लिए तैनात है। नवीन शर्मा जी जवान आपने अंग्रेजों से गोली खाने को बताया, तो क्या आपकी नजर में उत्तर प्रदेश के लोग अंग्रेज हैं जो गोली चलाएंगे, कानून व्यवस्था हाथ में लेंगे? आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? भारतीय सैनिक को, भारतीय सैनिक को गोली चलाने की बात कर रहे हैं? बचाने के लिए आपने उनको अपमानित कर दिया, विधानसभा के उनसे देश को आजाद कराया, तो गोली वो शहीद हुए। हमला हुआ, आप क्या चाहते हैं कि आप दंगे भड़काते रहे? अरे तुम चलवाते रहे, आतंकवादियों, देशद्रोहियों, बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हो मंदिर मस्जिद करके, रोजी रोटी सेक रहे हो देश के अंदर, शर्म नहीं आती है? तुम्हारा भी बच्चा है, उसको क्यों नहीं भेज रहे हो धर्म बचाने के लिए? क्यों पढ़ाने भेजते हो? क्यों भेज रहे हो उसको पढ़ाने? नौकरी दिलाने के लिए, कहाँ है? अफसर बनाने के लिए? आपके आगे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? और तुम्हारा बच्चा उत्तर प्रदेश में बच्चे पढ़ते हैं, सुरक्षित है। आपके बच्चे पढ़ते हैं, सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। पुलिस वाले शहीद हुए हैं, जिनके सीने पे गोली लगी है, उनको तुमने अपमानित किया है? बता रहे हो कि मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्मान प्राप्त की है, सम्मानित काम कर रही है। वो किसी नेता के किराएदार पे नहीं जीते हैं, वो अपनी वर्दी, अपनी तनख्वाह, अपनी ईमानदारी पे जीते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हमेशा सम्मानित काम किया है। आप क्या समझ रहे हैं? पहले नेताओं के घरों में पड़े रहते थे पुलिस वाले, अब वो आजाद है, अपनी ड्यूटी करते हैं। अरे जवानों को तुम कमजोर कर रहे हो, देश के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हो। क्या कहाँ ले जा रहे हो देश को? कभी विद्यालय पर चर्चा नहीं करते हो? आइए किसी दिन विद्यालय पर चर्चा कर लीजिए आगे। आप उत्तर प्रदेश की व्यवस्था देख लीजिए, समझ लीजिए। अरे हम समझ लिए हैं, एक गड्ढा तो पूरा नहीं करा पाए हो, गड्ढा पूरा नहीं करा पाए हो, कहीं विद्यालय बना नहीं पाए हो। 6,000 रुपए किसान को देके साल में एहसान कर रहे हो क्या? हिम्मत हो 500 यूनिट बिजली माफ कर दो, किसान की सिंचाई माफ कर दो, बिजली वाली कर सकते हो। खाद 40 किलो आने लगी है, 50 किलो थी, 10 किलो क्यों खा गए? क्यों खा गए? क्या जरूरत थी? जीएसटी के नाम पर लोगों को लूट रहे हो, जीएसटी से जीएसटी, जीएसटी से जीएसटी। दवाइयां लोकल बिक रही प्रदेश में, उससे चर्चा एक मिनट, आप सरकार के वित्तीय योजनाओं पे उंगली उठा रहे हैं, सबूत नहीं है आपके पास। सरकार आप बताइए ना, लिखावली में बात कीजिए। और जीएसटी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार ने जीएसटी लागू कराने के लिए क्या क्या कार्यक्रम नहीं किए, मगर उनके अंदर हिम्मत नहीं की लगाने की, क्योंकि वो 15 दलों के साथ गठबंधन बना के बैठे थे। एनडीए सरकार ने भारत के व्यापारियों को सम्मान दिया। एक महिला के अंदर ईमानदारी से कोई वसूली नहीं होती। दारा सिंह जी मधुरन आपका ऑडियो ऑफ कराना होगा, शब्दों की मर्यादा रखें। नवीन शर्मा जी सुनो, जाइए उस महिला के पास जो दरोगा की वर्दी में थी, जिसकी आबरू लूटी गई, उसके सामने जाके बोल के दिखाओ, चप्पल से पीटेगी वो महिला पुलिस तुमको। कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं आप? कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? बेशर्मी किस तरीके की भाषा प्रयोग करते हैं भैया? ठीक है दारा सिंह जी, आप चैनल पे हैं, आप चैनल पे हैं, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं दर्शक जी? अरे भाई आप किस दारा तरीके की सिंह जी भाषा का आप प्रयोग करते हैं? प्लीज शांत हो जाइए। आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चैनल पे किस तरीके का आपको बताता नहीं लगती है? दारा सिंह चूंकि देखिए क्या बात कर रहे हैं। ठीक है दारा सिंह जी, क्या दारा सिंह जी आप हैं क्या? नहीं रुक जाइए दारा सिंह जी, रुक जाइए ऐसे आंसर नहीं है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करिए, इस डिबेट में नहीं करिए, रुक जाइए प्लीज। आप लोग ऑडियो ऑफ करिए, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका ऑडियो ऑफ करना होगा। रुक जाइए दारा सिंह जी, शांत हो जाइए। समर सिंह जी शब्दों की गरिमा बनाए रखिएगा। समर सिंह जी एजुकेटेड बात कीजिए, मुद्दों की बात कीजिए। रुक जाइए नवीन शर्मा जी, रुक जाइए। जी श्रुति जी। समर सिंह जी, हमें खटाखट किस मुद्दे पे अमल किया सरकार ने तुम्हारी?
किस मुद्दे पे अमल किया है सरकार तुम्हारी, बताइए हमें। आपके आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुद्दों पे बात करनी क्यों नहीं आती? क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, नहीं करता है, संख्या कर रहे हो? अखिलेश जी से कहिए कि मुद्दों पे बात करें, सब उनके नेता बात करें ना। नवीन शर्मा जी, दारा सिंह जी, आखिरी बार बोल रही हूँ, शांत हो जाइए। डिबेट है, डिबेट की तरह रखिए, चर्चा है, ना ही सियासी मंच है आपको, ना ही दिया गया है। इंडिया वॉइस आपको सियासी मंच नहीं दे रहा। आप लोग इनका ऑडियो ऑफ करिए प्लीज। दारा सिंह जी रुक जाइए। समर सिंह जी, खटाखट वाली बयान पर भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सबको पता चल गया और इसकी वजह से उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो सफा चटाएं। ठीक, उनका इशारा ये था। इस पर बोलिए और भाषा की गरिमा रखिएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से राजी हैं। ये बात करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने खटाखट वाली बात करने के लिए शायद मोदी योगी जी को चुना है। कहने में तो हम भी ये कह सकते हैं कि 400 का दम्ब भरने वाली जो है 240 पे आ जाए। अभी हमारे नवीन भाई कह रहे थे कि 15 लोगों का गठबंधन, 15 पार्टियों का गठबंधन, तो 40 चोर तो आपके भी हैं, 40 लोगों का गठबंधन आपका भी है। तो कुल मिला के देखिए, बात यह है कि सबसे बड़ी समस्या एज एन इंडिविजुअल और कांग्रेस पार्टी की ये है कि भारत के विकास के अंदर जब जीडीपी 0 से शुरू करी हमने, और जहां पर एक सुई का उत्पादन नहीं होता था, वहां से लेके हमने एरोप्लेन तक बनाने की बात करी। जब यहाँ पर अस्पताल नहीं थे, हमने यहाँ पर बड़े बड़े रिसर्च सेंटर बना दिए 50-60 साल के अंदर। लेकिन अब जो है पिछले 10 सालों में ये देखने को मिल रहा है कि बात जो है वो मुद्दे की नहीं हो रही है, बात विकास की नहीं हो रही है। विकास की बात होती है तो सिर्फ होती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के विकास की बात। क्या भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के लिए भारत की सत्ता पे आना चाहती है? क्या लोगों के प्रति उसकी कोई जवाबदारी नहीं है कि यहाँ के लोगों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा जो है उनकी जवाबदारी नहीं है? या युवाओं को ना मिल पाने वाली नौकरियां उनकी जवाबदारी नहीं है? आप देखिए कितना आज ये एक जिजीविषा है इस देश की कि यहाँ पर सबसे ज्यादा युवा होने के बाद में भी सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा इस देश में है। विडम्बना है देश की। सही कहा आपने समर सिंह जी कि देश आप देखिए अस्पतालों के अंदर, चाहिए, रोजगार पर होना चाहिए, लेकिन हम लोग अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं है, स्कूलों के अंदर डॉक्टर नहीं, जनता ने क्यों स्कूलों के चुना अंदर आपको भी शिक्षक पता नहीं है। है। जनता ने अपनी सुरक्षा के लिए चुना है। बात को मैं स्नेह रखूंगा। सबसे पहले चीज जो मुद्दों की बात करनी चाहिए वो आपने की, और ये एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे आपका सम्मान है। कभी कभी हम आप सब लोगों को ये सोचना है कि इस चैनल पे या किसी भी चैनल पे किसी के साथ अगर आप अभद्रता के, सम्मान के अशब्दों को प्रयोग करते हैं तो वो डिबेट नहीं बन जाती है और हम असली मुद्दों से भाग सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आपकी पार्टी के भी हैं और हमारी पार्टी के भी हैं। उसी जनता ने जिसको मनचाहा उसको वोट दिया, उसको नेता बनाया, प्रतिपक्ष नेता बनाया। अगली बार सबको और मेहनत करनी है भाई। हमारे इस बार 2024 में 240 अगर आए हैं तो हमारे अंदर कुछ कमियां होंगी, हम अपनी कमियों में सुधार करेंगे, मगर हम देश की जनता के चुने हुए मतदान पे ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। हम नहीं फोड़ेंगे ना, क्योंकि हमें जनता नहीं चुना है, हमने उसका वो आशीर्वाद स्वीकार किया है। अगर हमें वो इस मत तक नहीं भेजती, अगर आपकी सरकार बनती तो हम विपक्ष में बैठते, फिर भी हम ईवीएम पे उंगली नहीं उठाते। दूसरी बात, दारा सिंह जी, देखिए श्रुति जी, आज मुझे बड़ा दुख होता है कि एक सरकार निधि चलाती है अस्पतालों में, बच्चे को है या किसी को अगर आपके वहाँ गंभीर बीमारी हो जाती है तो सरकार द्वारा उसको मदद मिलती है, मगर सरकार को जब एस्टिमेट दिया जाता है तो उसमें लगाती है महीना 25 दिन। और आप बताइए, अगर आपको आज की दवा की जरूरत है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपका पेशेंट मर जाता है। सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए कि उसको 3 दिन में या 4 दिन में वेरीफाई करके उसका इलाज शुरू करा दे, बाद में पैसा पहुंचा दे वहाँ पर। फोन तो कर सकती है थाने के अंदर। पहले ये लोग विपक्ष में होते थे, हम लोग सत्ता में थे, मगर विपक्ष का किसी भी नेता का फोन आता था कि फलाने जगह अस्पताल में ये है, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं तुरंत उसको फोन करता था कि भैया इसको पहले इलाज शुरू होगा, पैसा आता रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण थाने से लेकर आप अस्पताल में विपक्ष के नाम पर अगर फोन करते हो, फोन सुना नहीं जाता। ये किसकी लापरवाही? क्यों करा रहे हो? मैं किसी आतंकवादी का सिफारिश कर रहा हूँ? मैं किसी बच्चे के इलाज के लिए फोन करता हूँ, किसी बुजुर्ग के इलाज के लिए फोन करता हूँ। नवीन शर्मा जी, ठीक है, नवीन शर्मा जी, मुझे लगता है आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। सत्ताधारी पार्टी पर नकेल कसने के लिए ही
विपक्ष बनता है और विपक्ष जितना मजबूत होगा देश उतना ही मजबूत होगा। इस स्थिति का जिसका जिक्र किया है दारा सिंह ने, बोलिए। देखिए, मैं सबसे पहले दारा सिंह जी के सुझाव का सम्मान करता हूं कि ठीक है, एक सम्मानित बात है और लोगों की, गरीबों की मदद करने के लिए ही सरकारें चलाई जाती हैं, बनती हैं और जनता उन्हें अपना चुनकर भेजती है। अब अगर कहीं पर किसी की सही सूचना नहीं प्राप्त हो रही है और विपक्ष को चाहिए कि वो सही प्रकार से, जैसे उन्होंने कहा कि मैं थाने में फोन कर दूं, सर थाने में किसी का इलाज नहीं चलता, आपको पता होगा। थाने में शिकायत तो होती है। और नवीन शर्मा जी 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए, समय का अभाव है। हाँ, दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों के लिए आयुष्मान योजनाएं बनी हैं। आप पहले भर्ती हो जाइए, इलाज करेगा और आखिरी में वो पेमेंट होता है वो कार्ड से होता है, उस योजना से होता है। गौर कीजिएगा मेरी बात। ठीक है नवीन शर्मा जी सुन लीजिए, दारा सिंह जी 10 सेकंड के अंदर अपना जवाब दीजिएगा, रुक जाइए। नवीन जी सुन लीजिए, बोल देना। आप बताइए, जब हमारे पास 6 सदस्य नहीं तो मेरा आयुष्मान कार्ड कहाँ बन जाएगा? 6 लोगों पे बनता है, ये भी तो पूरी जानकारी दो ना। 3 लोग परिवार में हैं और बच्चा बीमार हो गया। समय का अभाव है दारा सिंह जी, नवीन शर्मा जी, समर सिंह जी, इसलिए पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो संभल की कहानी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में इस तरीके से विपक्षी पार्टियों पर गरजते नजर आए। अब इसका असर क्या होगा और सियासत में क्या कुछ भूचाल आएगा देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।